बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौंगावकर जी। काउंटिंग से पहले टीएमसी और बीजेपी जबरदस्त एक्शन में है। ममता बनर्जी ने आज शाम 4 बजे टीएमसी के काउंटिंग एजेंट्स और कैंडिडेट्स की एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई है, जिसमें अभिषेक बैनर्जी काउंटिंग के दिन के लिए एक स्ट्रैटेजी तय करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। बीजेपी ने भी काउंटिंग की तैयारी को लेकर आज कोलकाता में मीटिंग बुलाई हुई है, जिसमें विधानसभा चुनाव में लगाए गए बीजेपी के सारे नेता, सांसद, विधायक वो भी उसमें शामिल होंगे। इससे पहले कल भी शुक्रवार को भी पार्टी महासचिव सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में बीजेपी संगठन की एक बैठक हुई थी। इस दौरान नेताओं को काउंटिंग डे की तैयारी की जानकारी दी गई, साथ ही काउंटिंग के लिए किस चीज के लिए उन्हें तैयार रहना है उन्हें बताया गया। ममता बनर्जी के आदेश के बाद टीएमसी नेताओं ने हर स्ट्रांग रूम की निगरानी भी बढ़ा रखी है। टीएमसी के कार्यकर्ता 3-4 घंटे की शिफ्ट में तमाम जगहों पर स्ट्रांग रूम के बाहर बैठकर पहरा दे रहे हैं। सीनियर लीडर्स स्ट्रांग रूम और सीसीटीवी पर नजर बनाए रखे रहते हैं कि कहीं कुछ अनटूवर्ड ना हो। काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम में, लेकिन जैसा आपने देखा था, ममता बनर्जी खुद पहुंच गई थी वहां पर। 4 घंटे वो बैठी रही थी, तो वो सिलसिला अभी भी जारी है। पहरेदारी को लेकर भी खूब पॉलिटिक्स हो रही है। टीएमसी की नेता शशि पांजा आज फिर एक स्ट्रांग रूम पहुंची, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इसके भी रूल्स बदल दिए हैं। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के पास खुदीराम अनुशीलन केंद्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहीं से हंगामा शुरू हुआ था 2 रोज पहले। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। ये नॉर्थ कोलकाता का इलाका है, जहाँ पर 7 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम्स रखी गई हैं और कोलकाता पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। और बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। 2 दिन पहले जो रात पे हंगामा हुआ, उसके बाद जब टीएमसी के नेताओं ने वहां जाकर धरना दे दिया था। और आज भी क्योंकि नेता वहां पहुंचे हैं टीएमसी के, तो उनकी बात सुन लेते हैं। ये बाहर जो तैनात हैं आर्मी के लोग, उनको ये भी नहीं मालूम कि जो हम लोग एक बैज पहन के जाते हैं उसमें तो कैंडिडेट लिखा है। तो कैंडिडेट को तो आप अंदर जा सकते हैं। वो हमको कह रहे कि आपके 2 जन जो अगर हैं, 1 जन को बाहर आना है तब हम जाएंगे। खबर भी नहीं है। फिर पुलिस आके बोल रहा है कि नहीं कैंडिडेट कोई उस गिनती में नहीं आते, उसको अलाउ कीजिए। तो हमने कहा कि रोज रोज हम लोग आपके द्वारा क्यों अपमानित होते हैं? अगर नियम आपको नहीं मालूम है तो कौन से नियम में आपने रोका? आपको नियम नहीं मालूम कि रोकना है या नहीं रोकना है, तो आपके कौन से नियम में आपने कैंडिडेट को रोका? तो अगर नियम नहीं मालूम है, हर दिन अपमान करते हैं हम। क्या मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रांग रूम में जाकर के किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता जहां पर ईवीएम होती है। क्यों सर? कोई भी कैंडिडेट भी वो वहां तक तो जा ही नहीं सकता ना, जहां ईवीएम अंदर नहीं जा सकता, स्ट्रांग रूम के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन स्ट्रांग रूम तक जाने के लिए कैंडिडेट को परमिशन होती है कि वो कैंडिडेट वहां पर जा सकता है, ताकि ये भरोसा उसको मिल सके कि भाई सब ठीक ठाक है। केवल इसलिए ये परमिशन वहां पर दी है। अब क्या होता है कि जैसे वहां पर आप बता रहे हैं 7 विधानसभाओं की है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ना कि आप कैंडिडेट हैं कि नहीं है। वहाँ सीआरपीएफ वाला ऑफिसर है या जो भी लोग देख रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट्स को परमिशन होती है। लेकिन ये केवल आश्वस्त होने के लिए कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। सर कर क्या देंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ, आप धरना दो, आप रात भर बैठे रहो, क्या माहौल के लिए, माहौल बनाने के लिए। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था, जो नियम बदले गए, जो आपने सर ने क्लियर भी कर दिया कि बिल्कुल जो लास्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी है वहां तक कैंडिडेट जा सकता है, बाकी लोग तो वहां तक भी नहीं जा सकते। तो बाकी लोग क्या करते हैं, बाहर ही उसके स्ट्रांग रूम की पेरिफेरी के बाहर, परिसर के बिल्कुल जहां से बिल्कुल आप समझिए पहली लेयर है सुरक्षा की, वहीं पर वो उन्होंने मॉनिटर लगा रखे हैं, बड़े बड़े स्क्रीन लगा रखे हैं, और कोई भी आदमी उसमें देख सकता है कि सीसीटीवी में ईवीएम दिख रही है। इतना ही दिखता है उसमें। तो वहां तक अभी फ्री एंट्री थी, वहां तक तो तरसों रात सारे वर्कर पहुंच गए थे। तो उसके भी नियम बदल दिए चुनाव आयोग ने, और उन्होंने कहा, उन्होंने 10 पास इशू कर दिए हर कैंडिडेट को कि तुम्हारी तरफ से ये 10 लोग आकर के ये सीसीटीवी की फुटेज की निगरानी अगर करनी है तो कर सकते हैं। वो एक साथ 10 लोग एक साथ नहीं आ सकते। कि 10 लोगों को दे दिया, एक चला जाएगा, एक आ जाएगा, उस तरह से वो सिक्योरिटी। ये मैं कह रहा था ना, ये देखिए ये इन्होंने फोटो खिंचवाई, इन्होंने ये कुणाल घोष ने फोटो खिंचवाई जाके सीआरपीएफ की गाड़ी के साथ। ये तो केवल कश्मीर में देखी थी ना हमने, कभी यहाँ दिखती नहीं थी। ये क्या फोटो खिंचवाई उसके साथ, और कितनी जरूरी है ये पता लग रहा है। ये शर्म आना चाहिए कि उनके राज्य में ये हालत कर दी है कि सीआरपीएफ को आना पड़ रहा है। कलकत्ता शहर में सीआरपीएफ लगा रही है। ये शर्म की बात है ममता बनर्जी के लिए, और गर्व से फोटो खिंचवा रहे हैं। और वो जिस तरीके से व्यंग कर रहे हैं चुनाव पर, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पूरा बंगाल का हालत करके रखा है। जो प्रदेश अध्यक्ष है ना भाजपा के, उनका एक स्टेटमेंट मैंने देखा, इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपको दिखाता हूँ। उन्होंने तारीफ भी की और ममता बनर्जी की, क्योंकि वो प्रतिद्वंदी है तो फिर जो बोलना था वो बोला ही। लेकिन उन्होंने कहा, देखिए ममता बनर्जी को कोई बहुत बड़े राजनीतिक परिवार में पैदा नहीं हुई थी।
कांग्रेस पार्टी की नेता बनी, अपने दम पे बनी और जमीन से जुड़ी नेता रही है जिंदगी भर, तो जमीन की जो असलियत है वो इनको पता सब रहती है। इस इलेक्शन में भी क्या हुआ है ये इनको मालूम है, बाकी जो कुछ हो रहा है ये अपने लोगों को एक बिजी रखने का काम है। जाओ तुम यहां धरना दो, जाओ तुम वहां जाके सीसीटीवी चेक करो, उससे कुछ नहीं है। शी नोज कि इलेक्शन में क्या हुआ है। ममता बनर्जी का एक अतीत है, वो संघर्ष के अतीत है। ममता बनर्जी जमीन से उठकर कैबिनेट मिनिस्टर बना, राज्य का मुख्यमंत्री बना। बहुत सारे विपरीत स्थिति का सामना किया उन्होंने पूरे जीवन भर। तो वो मिट्टी का महक पहचानती है, आने वाला कल को देख सकती है। वो देख सकती है ये सिर्फ सरकार नहीं जा रहा है, उसका पार्टी जा रहा है। इसलिए स्टेज से ही बोल दिया, अगर तृणमूल रहे तो फिर देखा होगा। क्यों बोली है उन्होंने ये बात? अगर कोई पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा समझती है चुनाव का, तो ममता बनर्जी है। तो ममता बनर्जी तो खैर स्ट्रीट फाइटर तो उनका निकनेम ही क्या है लगभग। वो यही कह रहे हैं कि इनको सब पता है कि क्या हुआ है उनको, त्रिपाठी जी, चुनाव में। नहीं, देखिए, पता तो है, ममता बनर्जी को ये भी पता है कि चुनाव वो हार गई हैं। अब वो चुनाव सिर्फ एक ही तरह से जीत सकती हैं, जिसको मैं चमत्कार कह रहा हूँ, यानी कोई घपला हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए। ये जो जहांगीर टाइप के लोग हैं, ये जो अभिषेक बनर्जी ने कहा था खींच के लाएंगे, इस सब का कुछ कमाल हो जाए तो हो जाए, वरना कोई ताकत अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकती। ये एग्जिट पोल वगैरह अपनी जगह है, जो वहां से दिख रहा है वो और मतलब अभी आपने वो कुणाल घोष को दिखाया, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ तृणमूल के सारे नेता ऐसे ही हैं क्या? सब कुछ भी अड़बंग टाइप बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, उनके तंज का अंदाज भी अद्भुत है। अरे भाई, क्या हालात कर रखे हैं आप लोगों ने। आपकी स्थिति 15 साल के राज की स्थिति यह है कि जो बंगाल में रहता है वो या तो डरा हुआ है या आपके पेरोल पे काम कर रहा है। कहां लेके चले गए हैं आप? पश्चिम बंगाल, जो बंगाल हमेशा क्रांति के लिए जाना जाता था, हिंदू संस्कार के लिए जाना था, कला के लिए जाना जाता था, डिबेट के लिए जाना जाता था, जिसको लगा एक बार कि कम्युनिस्ट जाएंगे तो शायद वो सब ठीक होगा, क्या हुआ? वही सारे अपराधी, वही सारे गुंडे, वही सारे कटमनी तोलाबाज सब वो सब पहुंच गए। और मैं तो ये चिंता भी करता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाए तो ये सारे के सारे शिफ्ट ना हो जाएं। ये भी ध्यान देना पड़ेगा। हमने एक दिन बात की थी, ये असलियत बदलनी जरूरी है भाई। ये होगा। नेता से मैं कह रहा हूं क्योंकि ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से वो लोग तंत्र में घुसे हैं, जैसे हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करते हैं ना, तो कितने लोगों को सरकारी नौकरियों से निकाला गया, कितने लोगों को निकाल बाहर किया गया। वो सब क्यों हो पाया? क्योंकि उस वक्त कुछ समय के लिए जो राष्ट्रपति शासन लगा, जिस तरह से एक अमित शाह ने बहुत टारगेट करके लोगों को चिन्हित किया और उनको निकाला। वैसे एक बात बताइए, अच्छी कि आपने बात छेड़ी थी तो बात होनी चाहिए। ये तो एक ऐसा तंत्र बन गया एक जिसको टीएमसी ने, जिसको लेफ्ट ने ये सिस्टम बनाया, लेफ्ट ने ये सिस्टम बनाया उसका। जैसे अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं इसको, मतलब कोई व्यक्ति इसको अन्यथा ना ले या कोई व्यक्ति जो है इसको नाराज ना हो जाए कि आपने कैसी तुलना कर दी। आईआरजीसी क्या है? इतनी जंग की बात हुई, व्हाट इज आईआरजीसी? ईरान की सेना अलग है। आईआरजीसी किस लिए बनी थी? आईआरजीसी इस्लामिक शासन को बचाने के लिए बनी थी। वो सरहद पे तैनात नहीं है, आयतुल्लाह की सेना, वो आयतुल्लाह को बचाने के लिए बनी है। क्यों? वो क्या करते हैं? तो अब बैंकिंग सेक्टर में आईआरजीसी का आदमी होगा, वो इकोनॉमी में जुड़ा हुआ होगा, कोई सेना में जुड़ा हुआ है, कोई रॉकेट फोर्स में जुड़ा हुआ है, कोई शेयर मार्केट में जुड़ा हुआ है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। वो सारे तंत्र के अंदर फैला हुआ है, सिस्टम का पूरा सिस्टम है आईआरजीसी। क्यों? कि कल को कोई तख्ता पलट करना चाहे तो उनके इतने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि वो इसको बचाए रखने में योगदान देंगे। तो ये वही तो है, और क्या है कि हर जगह पे पार्टी का आदमी होगा। इसको समझिए ना, ये तो बार बार लोग कहते हैं ना, क्यों बंगाल विकसित नहीं हो पाया, क्यों निवेश नहीं हो पाता, इसको भी जरा समझने की। जैसे हम कहते हैं कि भाई यूपी बिहार में क्या हुआ, अपराधी हुए, फलाना हुए, धमाका हुए, तो अपराधी साइड में वहां क्या है? आप एक ईंट भी रखना चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस का जो क्लब का सिंडिकेट का आदमी है वो बताएगा आपको, फिर उसका तय हिस्सा कमीशन का जाएगा। और अभी जैसे हम लोग बड़ी चर्चा करते हैं ना, मतलब ये भी थोड़ा अलग संदर्भ से, लेकिन उसको भी कह देना चाहिए, जैसे स्कूल वाले मानते नहीं, कहते हैं कि हमारे स्कूल के ही जो बुक वाला है इसी से लो, तो ऐसे ही उनका ईंट वाला अलग, बालू वाला अलग, सरिया वाला अलग, प्लास्टर वाला अलग, मिस्त्री अलग, मजदूर अलग, सबका कमीशन सेट है। सर ये इसमें है ना कोई बदलाव नहीं हुआ, आप इसको नया देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। बात ये हो रही थी कि क्या लेफ्ट में भी ऐसा ही था। नहीं तो ये तो बड़ा आसान है ना, ये तो इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस है, उन्हीं लोगों को अपने साथ मिला लो। बीजेपी में भी ऐसा ही होगा। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो तोड़ना ही पड़ेगा।
वो नहीं, वो संभव टूटेगा नहीं ना, उसका MLA, पार्षद है, एमएलए, सांसद है, मंत्री है, उसी सिस्टम से काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी उसी सिस्टम से काम करती है, पूरा सेटअप नीचे से ऊपर तक बना हुआ है। वो तो उनको रेडीमेड मिल रहा है ना, तो उनको कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना। लेकिन ये वो वोट BJP उसके के साथ खिलाफ आएगा, है सर, अगर BJP के साथ बीजेपी आएगा। जीतती है तो ये उसके खिलाफ वोट है, सर, इसी उसमें इसी ज्यादा- सिस्टम के खिलाफ है। सर, बीजेपी में भी जो देखिए- कैंडिडेट आए हैं वो कहाँ से आए हैं? देखिए, जब आप ये कहते हैं ना, अरे सब तो वैसे ही है, हम भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं तो ये खुल करके ये बात कहता हूं कि डेमोक्रेसी गुड और बैड के बीच में चुनाव नहीं है। ये बैड और वर्स के बीच में चुनाव है, वर्स और वर्स के बीच में चुनाव है। तो हमाम में सब वैसे ही हैं आज के दिन में। लेकिन जब अंतर करना पड़ेगा तो आप बता सकते हैं कि बिहार में ऐसा राज हो है? लालू के समय भी क्या ऐसा था बिहार? क्या नहीं था कि आप एक, और ये कोई कही कहाई बात नहीं है, हमारे कलीग लोग बताते हैं, हमारा इतना एकड़ जमीन कब्जा कर लिया है, वहां पर कलकत्ता के अंदर प्लॉट कब्जा कर लिया है, टीएमसी वाले गुंडों ने कब्जा कर रखा है। वहां पर मकान बनाने से पहले वो तय करते हैं कि हमको इतना कमीशन दीजिए तभी हम मकान बनने देंगे, नहीं तो नहीं बनने देंगे। देश के किसी भी हिस्से में कुछ गुंडे लोग होते हैं जो इस प्रकार के काम करते हैं, लेकिन वो गुंडा तंत्र इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए और मुख्यमंत्री उसको संरक्षण दे, पूरी पार्टी और प्रशासन एक हो जाए। जो आपने आईआरजीसी से तुलना की, बिल्कुल सही तुलना है। ये पुलिस वाले क्या काम करते हैं वही तो काम करते हैं उनके लिए, ममता बनर्जी के लिए पुलिस प्रशासन से लेकर के 12 पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वही काम करते हैं। उन सत्ता उनको सहायता करती है, वो सत्ता को सहायता करते हैं। यही काम हो रहा है वहां के। इस प्रकार की चीजों को, तंत्र को, और मजेदार बात है डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म के नाम पर इसको बचाया जाता रहा है। इसको तोड़ने की आवश्यकता थी। इस गुंडा राज, इस गुंडा तंत्र, माफिया तंत्र, इस्लामिस्ट तंत्र, ममता को मैं मुस्लिम लीग का अवतार मानता हूं। ममता हिंदुओं की भक्षक है। ममता वहां पर यदि कंटिन्यू करी तो आने वाले दिनों में वो बंगाल का इस्लामीकरण होगा। एक मैं आपको वो बीजेपी के सांसद राहुल सिन्हा, उनका स्टेटमेंट मैंने कहा था सुनाऊंगा, वो है हमारे पास। राहुल सिन्हा कह रहे हैं कि वो बात की बातें, ममता ही डर गई है, वो सब। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये काउंटिंग डे का बॉयकॉट कर दें, कि सब फिक्स बता दें और कहें कि हम इसका हिस्सा ही नहीं है, तो हैरान मत होइएगा, ममता बनर्जी ऐसा भी कर सकती हैं। लेकिन बात यही है, कोई ठोस सबूत उनका पास नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सिर्फ हवाबाजी करने के लिए ये ड्रामा उन्होंने कर रहा है। लेकिन इस ड्रामा से तृणमूल का ही नुकसान होगा। तो विरोधी राजनीतिक दल इतना दिन करते थे, जो आरोप लगाते थे, आज ममता बनर्जी और उनका साथी वही आरोप लगा रहा है। मतलब काउंटिंग का पहले ही ममता बनर्जी जो विरोधी हो गया, विपक्ष हो गया, वो स्वीकार कर लिया, इसलिए विपक्ष का आंदोलन कर रहा है। प्रैक्टिकली उनका पार्टी का अभी काउंटिंग में बैठने के लिए लोग तैयार नहीं है। कारण तृणमूल कांग्रेस पार्टी चलता है तोलाबाजी से। जो तोलाबाजी नहीं रहेगा तो उनका पार्टी का कैडर कैसे रहेगा? इसीलिए काउंटिंग में आदमी नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अपना कार्यकर्ता को जीवित करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन ये नौटंकी तृणमूल के लिए ही भारी पड़ेगी। अभी पूरा जो नाटक हो रहा है, इस नाटक का अंत में ऐसा भी हो सकता है, जो रविवार तक, संडे तक उन्होंने घोषणा कर दिया जब काउंटिंग को बायकॉट कर रहा है। कारण ये कर सकते हैं, कारण भवानीपुर में भी हारेगी, पूरा बंगाल में भी हारेगी। नजर देखिए, चुनाव आयोग पर संदेह करना, चुनाव आयोग मिला हुआ है सत्तारूढ़ पार्टी के साथ, ये आरोप तो हमेशा ही लगाते हैं जो अपोजिशन में होता है, और उसकी वो बात अलग है। लेकिन आज तक कभी किसी ने चुनाव का, ना तो चुनाव का और ना काउंटिंग का, दोनों का बहिष्कार नहीं किया। कितना भी आरोप लगा लिया, वोट फिक्सिंग, वोट चोरी राहुल गांधी ने कितना किया। चुनाव में तो पार्टिसिपेट सभी करते हैं, ईवीएम की चोरी के बाद भी सब करने के बाद भी, क्योंकि सबको अंदर सबको पता है सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। चुनाव जीतने के बाद मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं कि हमको वोट दिया, इसके लिए आपका आभार। वो कह रहे हैं कि ममता जी बॉयकॉट भी कर सकती हैं चुनाव। ईश्वर करे ममता जी को ऐसी ही बुद्धि आए कि वो चुनाव के काउंटिंग का बहिष्कार। वो तो गलत हो जाएगा। नहीं, गलत होने उनके कहने से कैसे गलत हो जाएगा? जो ईवीएम में है, जो रिकॉर्डेड है, वही मत तुम बाहर निकल करके आएगा। वो पहले क्या करती थी, इतनी डराती थी, इतनी धमकाती थी
कि 2 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होता वो भाग जाया करता था। और वो सही में शुरू में पता नहीं किसने कहा कि भाई पिछली बार कई लोग तो बंगाल के कहते हैं कि 2021 में ही हम चुनाव जीत जाते, लेकिन ममता बनर्जी की गुंडा राज और बाद में जिस प्रकार से काउंटिंग में उसने धांधली की और हमारे लोग वहां से भाग गए, उसमें उसने भी कई सीटों पर एक उदाहरण दिया भी समीर जी ने। शुरुआत तो एक स्तर पे हो ही चुकी है, जैसे केजरीवाल जी ने जज साहब का बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया कि है। नहीं, अब मैं पेश नहीं होऊंगा, हमारा वकील पेश नहीं होगा, इस जज में सुनवाई नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने किया, ममता बनर्जी ने भी तैयारी कर ली है। और पूरा आप चुनाव का सीक्वेंस देखेंगे, चुनाव के पहले से लेकर पूरे समय ममता बनर्जी ने इस तरीके से भूमिका बनाने की कोशिश की है। कहीं भी ममता बनर्जी ने यह नहीं कहा कि बंगाल की जनता पर मुझे भरोसा है। इसी बंगाल की जनता ने मुझे 2011 में मैंडेट दिया है, 2016 में दिया है, 2021 में दिया है, और मेरे 3 कार्यकाल का काम देखते हुए बंगाल की जनता मुझे चौथी बार मैंडेट देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर रहे हैं, मैं चुनाव जीतने जा रही हूं। ममता बनर्जी ने अपने प्रशासन पर कभी वोट नहीं मांगा 15 साल के कार्यकाल पर। जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पे आरोप लगाते रही, प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाती रही, तमाम लोगों पर आरोप लगाती रही, बता रहा है कि ममता बनर्जी ये मान चुकी है कि बंगाल की जनता जागरूक हो चुकी है, वहां का हिंदुत्व जागरूक हो चुका है। और 15 साल के ममता बनर्जी के कामकाज के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को, जो 1977 में हुआ था कि भाई कांग्रेस को हराकर लेफ्ट आए थे, 2011 में लेफ्ट को हरा के ममता बनर्जी आई थी, अब 2026 में ममता को हराकर बीजेपी सरकार आ रही है। अरे ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम की रखवाली करवा रही हैं, वो अभी भी उनको मतलब वो काफी परेशान दिखाई दे रही हैं। वोटिंग डे पर वो बूथ बूथ घूम रही थी। शुभेंदु अधिकारी उस दिन तक तो बहुत मेहनत उन्होंने की, वो लोग मानते हैं कि अगर बीजेपी जीती तो ये सीएम बनेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हो गया ना, इलेक्शन लड़ना था लड़ लिया, अब तो शांति करो। वो दूसरे वालों से, टीएमसी वालों से भी कह रहे हैं कि अब शांत रहो। सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोक-झोंक चुनाव के दौरान हो गया है उसको खत्म हो जाना चाहिए। कोई नेता के ऊपर नहीं चोट होता। हम लोग का, मेरा पास सीआरपीएफ सिक्योरिटी है, ममता जी का पास 1-1.5 हजार राज्य सुरक्षा बल है, सब है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं होता। बुलेट प्रूफ कार है, आम जनता को नुकसान पहुंचाता है, आम कार्यकर्ता का ऊपर आघात होता है। कृपा करके बंगाल में शांति बनाए रखे। जनता जनादेश दे दिया है, उसको अच्छा तरीके से करने दीजिए। और इलेक्शन कमीशन और केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस, कलकत्ता पुलिस, सबका साथ कोऑपरेशन करना हर कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट का काम है। अरे लोग 29 तारीख से कहने वाले कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने वो शायद अथॉरिटी ले ली है। ले लिए बिल्कुल। भाई अब मुझे पता है क्या हो रहा है कि मैं बनने वाला हूं चीफ मिनिस्टर। अथॉरिटी ले ली है। और मतलब ये सचमुच देख के अच्छा लगता है। ये वैसे हम उम्मीद कर रहे थे ममता जी से, क्योंकि वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, भले आउटगोइंग हो जाएंगी, मतलब ऐसा मुझे लगता है, बाकी तो 4 मई को तय होगा, लेकिन उनको ये करना चाहिए था, उनको आके कहना चाहिए था कोई हिंसा नहीं होगी। लेकिन वहां तो क्या है, अभिषेक बनर्जी धमकी दे रहे हैं, ममता बनर्जी धमकी दे रही है, कल्याण बनर्जी धमकी दे रहे हैं, कुणाल घोष धमकी दे रहे हैं, रिजू दत्ता धमकी दे रहे हैं, मतलब उनकी पूरी टीम ही धमकी पे आमादा है। तो मुझे लगता है ये भी लोगों को दिखता होगा ना कि देखो ये नेता ठीक है, ये आदमी ये बात कर रहा है हम सबकी, और चाहे जो मार पिटाई हो, चाहे जिसकी जान जाए, चाहे जिसका नुकसान होता तो सामान्य कार्यकर्ता ही है। ये बड़े नेता लोग तो, जो खुद शुभेंदु ने कहा, उनके पास तो बुलेट प्रूफ कार है, गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी है, वर्कर भी उनके लिए लड़ने को खड़ा है। वर्कर के लिए लड़ने को कोई खड़ा नहीं होता, इसलिए हिंसा नहीं होनी चाहिए। समय खत्म होने से पहले प्रोफेसर साहब ये कमेंट करना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव हारेंगी, जब अगर हारती हैं तो क्या सब सामान्य रहेगा, शांत रहेगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि सामान्य रहेगा, लेकिन जब सीआरपीएफ वहाँ रहेगी तो मुझे वो जो तस्वीर जो आई है ममता बनर्जी की, जो स्ट्रांग रूम के बाहर बैठी हुई, कितना मुझे लग रहा है ये अपमानजनक स्थिति है। और सामने शुभेंदु ने अपने कार्यकर्ता को, शुभेंदु जी ने अपने वकील को बैठा दिया, नहीं, तो ममता बनर्जी का चेहरा जैसे नहीं होता है, कोई सब्जी खरीदते हुए वहां पर कोई आदमी खड़ा हो लाइन के कतार में, या बैठी हुई हो सब्जी बेचने के लिए, उस ढंग का एक तस्वीर दिख रहा है। ममता बनर्जी का जो तेवर था, जो एक जलवा था, वो कहीं ना कहीं खत्म। सर, शांति कायम रहेगी, नतीजा कुछ भी हो? मुझे थोड़ी सी संभावना कम लगती है, लेकिन मैं चाहता हूं, जैसे ये इससे सहमत हूं, जैसे शुभेंदु बोले, ममता जी को भी वैसे ही बोलना चाहिए। अब चुनाव खत्म हो गया, सब लोग मिलकर देखें, इंतजार करें, और जो जनादेश होगा जो भी आएगा, हाँ, जनादेश तो यही है ना, आप ऐसे नाराज लोगों के कहने सुनने से थोड़ी कुछ बदलने वाला है। आप लोग ये तैयारी कर लीजिए कि ममता बनर्जी जीत गई तो क्या कहना है। नहीं, एक मिनट सर, ये अच्छा सवाल कर दिया आपने।
हमें क्या कहना है, सबको सब दिख रहा है। अब इसके बाद भी अगर वो जीत जाए तो घपले घोटाले के अलावा और क्या होगा? उसको घपला घोटाला कहेंगे। इसका मतलब है कि सब जगह फाल्टा हुआ है। चुनाव ममता जीत ही सब नहीं जगह सकती। फाल्टा हुआ है। इसका मतलब सब जगह फाल्टा में फॉल्ट हुआ है। ऐसा मत कीजिए, इलेक्शन कमीशन पर आप भी ये सवाल उठाने इतना लगे। करने के बाद भी ममता बनर्जी बाकी हारी। 4 पहले महीने दिन से कह रहा हूं भाई, प्रोफेसर साहब, ऐसे करना, इलेक्शन कमीशन पर आप भी सवाल उठाने सर लगे। सीआरपीएफ तो बूथ पर होते हैं ना, गलियों में होती है, जो गांव के गुंडे। ये सवाल गंभीर है वैसे, लेकिन इस पर आगे अगले उनको क्या किया जाए? इस पर कल बात कर लेंगे।